अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम आज के सेशन का स्टार्टिंग करेंगे। लाइक करने से जो आपकी प्रेजेंस है उसका पता लग जाएगा, और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इसका बेनिफिट उठा सकता है। तो जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए, और सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, फिर हम स्टार्टिंग करेंगे। देख लेते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स जून 2020 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट सी। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट सी के जो 26 नवंबर 2020 को एग्जाम हुआ था, उसमें पार्ट सी के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो जो हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट सी रहेगा, 26 नवंबर 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स। मेरा नाम अमित मलिक है, एमएससी मैथमेटिक्स, और जो आप मेरी क्लास देख रहे हैं वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स, और यहाँ मैं आपकी मदद करूंगा मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। ये था मेरे बारे में। अब अनअकैडमी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अनअकैडमी के साथ इंडिया का टॉप एजुकेटर जुड़े हुए हैं। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं वो अनअकैडमी के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी स्टडी को टॉप एजुकेटर के साथ जुड़कर बेटर बनाना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये है अनअकैडमी में एजुकेटर्स का स्टेटस। अब अगर आप सीएसआईआर नेट को क्रैक करना चाहते हैं तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी एक आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे आपकी जो स्टडी है वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट है, हमारे पास आपके लिए 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। सबसे पहले हम प्लस के बारे में जानेंगे कि प्लस के अंदर आपको क्या मिलता है और उस चीज को किस तरह से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्लस के बारे में जान लेते हैं। प्लस में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस मिलेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस में जो आपका एग्जाम सिलेबस है वो आपको एक स्ट्रक्चर में मिलेगा, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से उसकी। नेक्स्ट है जो अनलिमिटेड एक्सेस है मेरे पास है, उसके अंदर आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे। जो लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो आपको दिए जाएंगे। अब ये तो हो गया कि जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें क्या मिलता है। अब एक बार ये और जान लेते हैं जो मिलता है उसको किस तरह से ले। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इसको सर्च करेंगे, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद मैनेज गोल्स में जाकर सीएसआईआर यूजीसी नेट इस कैटेगरी पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आएंगे, ये वाले। जब मैं यहाँ प्लस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास एक गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा, ये। और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास एक फी स्ट्रक्चर आ जाएगा, 1 मंथ की इतनी, 3 मंथ की इतनी, 6 मंथ की इतनी, 12 मंथ की इतनी, 24 मंथ की इतनी। तो यहाँ से आप कोई भी एक जो सब्सक्रिप्शन है वो चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो आपको हमेशा 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना चाहिए, क्योंकि 12 मंथ में जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप मेरे प्रोमो कोड का यूज करते हैं अमित M10, अगर इस प्रोमो कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का लेस मिलता है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ आपकी जो 12 मंथ की जो फीस है वो 13,750 रुपए है,
लेकिन जब आपने मेरे प्रोमो कोड का यूज किया अमित M10 सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, तो जो आपकी 12 मंथ की फीस है वो 12,375 रह गई। अगर आप लेस चाहते हैं तो आप मेरे प्रोमो कोड का यूज कीजिए अमित M10 और लेस प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट है आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो मैनेज गोल्स हैं, जो भी मीन्स आपको, सॉरी, जो भी आपको सिलेबस चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आपको, लाइव वीडियो चाहिए, टेस्ट चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो ये मेरे पास प्लस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। अब थोड़ा सा आइकॉनिक के बारे में और जान लेते हैं। यहाँ मेरे पास क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस, पर्सनल कोच, टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लानर एंड बी वीकली रिव्यूज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशन और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। ये सारी चीजें मुझे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दी जाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जिस तरह से मैं ऑफलाइन क्लासेस में टीचर के साथ इंटरेक्ट करके अपनी स्टडी को बेटर करता हूं, उसी तरह आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लेकर टीचर के साथ इंटरेक्ट करके और डिफरेंट डिफरेंट सेशन को लगाकर आप अपनी स्टडी को बेटर कर सकते हैं। तो ये है मेरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो आप लोगों को मिलेगा। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। यहाँ सिर्फ 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का। तो कोई भी एक सब्सक्रिप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ भी मेरे प्रोमो कोड का यूज करते हैं अमित M10, अगर इस प्रोमो कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ भी 10% का लेस मिलता है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ 12 मंथ की जो फीस थी वो 26,000 रुपए थी, लेकिन जब आपने मेरे प्रोमो कोड का यूज किया तो आपकी जो फीस है वो 23,400 रह गई। तो अगर आप लेस चाहते हैं तो मेरे प्रोमो कोड का यूज कीजिए और लेस प्राप्त कर लीजिए। दैट्स क्लियर। तो ये मेरे पास क्या हुआ, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं एक्सेल बैच के बारे में। मेरे पास 30 जून 2021 से एक बैच स्टार्ट है, मैथमेटिकल साइंस के लिए ये बैच स्टार्ट है। दिसंबर 2021 को जो एग्जाम होना है उसको ध्यान में रखकर ये बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें डॉक्टर विनीता नेगी, रवि मित्तल, राजेंद्र राजपुरोहित, केशव सर, ये टीचर आपको टीच करेंगे। और आप इस ये जो बैच है इसमें जो मैथमेटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस आपको किया करवाया जाएगा, तो आप इसमें भी एनरोल करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं केमिकल साइंस का भी मेरे पास एक बैच है। केमिकल साइंस का भी मेरे पास एक आपके लिए बैच है, जिसमें आलोक पवार, सोनू डाखला सर, नूरुल हुड्डा, कृपा सिंधु कर्माकर, ये टीचर आपको टीच करेंगे। और ये इसकी जो स्टार्टिंग है वो 14 जुलाई से है, मीन्स 14 जुलाई से ये जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसमें भी इनरोल करवा सकते हैं। और ये वाला जो बैच है वो मेरा दिसंबर 2021 के लिए है, ये भी। दैट्स क्लियर। तो ये मेरे पास दो बैच थे, एक केमिकल साइंस का था और एक मेरे पास मैथमेटिकल साइंस का है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यूट्यूब लाइव चैनल, यूट्यूब लाइव हमारी जो क्लासेस हैं वो सुबह 11 बजे, शाम को 3 बजे, सुबह 11 AM पर, शाम को 3 PM पर होती हैं। 11 AM पर मेरे पास जो उमंग बैच चला हुआ है उसके साथ होती है ये क्लासेस। 3 PM पर तैयारी जीत की, इस बैच में हमारी क्लासेस होती हैं। 11 PM में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराते हैं उमंग बैच में। और जो तैयारी जीत की बैच है उसमें मैं लीनियर अलजेब्रा करवा रहा हूँ। आज हमारा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसको आज हम करेंगे। तो आप 3 बजे की जो क्लास है और 11 बजे की जो क्लास है वो यूट्यूब लाइव होती है हमारी, तो हमसे जुड़ना ना भूले, सुबह 11 बजे और शाम को 3 बजे। तो ये हमारी जो लाइव क्लासेस है यूट्यूब पर उनके बारे में बात होगी। अब जो मैंने फीस आपको दिखाई है वो जल्दी इंक्रीज होने वाली है, प्राइस साइकिल अलर्ट आ चुका है, जो फीस है वो जल्दी इंक्रीज होने वाली है। तो आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कहीं जो फीस है वो इंक्रीज हो जाए और आप सोचते रह जाए कि सब्सक्रिप्शन लेना था, सब्सक्रिप्शन लेना था, और जो फीस है वो इंक्रीज हो गई।
तो आप उससे पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। नेक्स्ट आपके लिए मेरे पास एक ऑफर भी है। ऑफर क्या है, अगर आप अभी 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, मीन्स टोटल 7 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप अभी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, मीन्स टोटल 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। और ये जो दोनों चीजें हैं वो प्लस और आइकॉनिक है, दोनों सब्सक्रिप्शन में वैलिड हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, मीन्स 31 जुलाई से पहले पहले अगर आप ये ले लेते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा इस ऑफर का। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये मेरे पास आपके लिए एक ऑफर था। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आपकी जो परसेंट्स है वो थोड़ी सी कम है, तो एक बार परसेंट्स बढ़ाने के लिए आप वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट सी में जो क्वेश्चन आया था उस पर बात करेंगे। 26 नवंबर 2020 को ये जो एग्जाम हुआ था मेरा, 26 नवंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पार्ट सी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी एक बार स्टेटमेंट रीड आउट करूं तो क्या है मेरे पास, फॉर जेड नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है, ई पावर ऑफ 1/z प्लस आयोटा -1। ये मेरे पास एफ ऑफ जेड दिया गया है। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो ये कह रहा है कि एफ हैज फाइनाइटली मेनी जीरोज। सेकंड ऑप्शन में एफ हैज ए सीक्वेंस ऑफ जीरोज दैट कन्वर्ट्स टू ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एफ। थर्ड में एफ हैज ए सीक्वेंस ऑफ जीरोज दैट कन्वर्ट्स टू ए पोल ऑफ एफ। एफ फोर्थ में एफ हैज ए सीक्वेंस ऑफ जीरोज दैट कन्वर्ट्स टू एन एसेंशियल सिंगुलरिटी। ये मेरे पास चार ऑप्शन है। चारों के चार ऑप्शंस में एफ की जीरोज पर बात है। तो सबसे पहले तो मेरे को एफ की जो जीरोज है उसके बारे में पता होना चाहिए। एफ की जीरोज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। क्या कोई स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है कि एफ की जो जीरोज है हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है? फिर हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार आप ट्राई जरूरी है। अगर मैं डायरेक्ट इस चीज को आपको करवा दूंगा तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मेरे को होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो मेरी हो रही है, आपकी नहीं। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए। ट्राई करके मेरे पास एक कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि सर इसका जो आंसर है वो ये है, हमारे अकॉर्डिंग ये आया है। फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इसका। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं आप लोगों को कि 2 मिनट में जल्दी से जल्दी एक बार मुझे बता दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग, अगर नहीं आ रहा तो भी कोई इश्यू नहीं है। हम अगर नहीं आ रहा आपसे तो भी कोई इश्यू नहीं है। हम यहाँ मैं यहाँ करवा आपको सॉल्यूशन समझाने के लिए ही बैठा हूँ। फिर भी मैं एक बार ये चाहूंगा कि आप ट्राई कर लें। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए अगर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपसे बन पा रहा है तो। अदरवाइज फिर हम अपना जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे नहीं बन पाया तो मैं इसका जो आंसर है वो आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जेड नॉट इक्वल टू आइडेंटिटा, सॉरी, जेड नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई पावर ऑफ 1/z प्लस आयोटा -1 है।
ये मेरे पास फंक्शन दिया गया है। अगर मैं इसकी जीरो चाहता हूं तो मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा? नीतीश कुमार 4। ओके, अच्छी बात है डियर। एक बार हम चेक करेंगे अब क्या इसका जो आंसर है, जो डिस्कशन हम करेंगे उसमें जो इसका आंसर है वो 4 ही आएगा। अच्छी बात है नीतीश, आपने ट्राई किया है। वेल नीतीश, चलिए एक बार आप डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम मेरे को इसकी जीरोज के बारे में पता करना है तो इस फंक्शन को मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा? इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा। तो ई पावर ऑफ 1/z प्लस आयोटा -1, इसको अगर मैं जीरो पुट कर रहा हूं तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? ई पावर ऑफ 1/z प्लस आयोटा इक्वल टू 1। अब एक बात देखिए, अगर मेरे को यहाँ ई पावर ऑफ 1/z प्लस आयोटा की वैल्यू 1 लेकर आनी है तो मैं यहाँ e की पावर 2n पाई आयोटा पुट करूंगा और मेरे पास 1 आ जाएगा जहां n बिलोंगिंग टू z होगा। दैट्स क्लियर। तो पुट कर देते हैं e पावर ऑफ 1/z प्लस आयोटा इक्वल टू 1 इक्वल ई की जगह मैंने, सॉरी 1 की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी ई पावर ऑफ 2n पाई आयोटा। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। यहां से इतना क्लियर हुआ सबको? क्योंकि देखिए ई की अगर मैं जीरो पावर करता हूं तो भी 1 आता है, एन की जगह जब मैं जीरो पुट कर दूंगा। अच्छा, ई की जगह जब मैंने 1 पुट किया तो ई पावर ऑफ 2 पाई आयोटा आ गया। तो वहां भी मेरे पास से जो ई की पावर 2 पाई आयोटा की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ई की पावर -2 पाई आयोटा की, वो भी मेरे पास 1 आता है। किस तरह से आता है एक बार देख लेते हैं। जैसे ई पावर ऑफ 2 पाई आयोटा है, इसको मैं किस तरह से ओपन कर सकता हूं? कोस 2 पाई प्लस में आयोटा साइन 2 पाई, इस तरह से ओपन कर सकता हूं। और साइन 2 पाई मेरे पास 0 के बराबर हो गया। कोस 2 पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से सेम 4 पाई आयोटा पर, -4 पाई आयोटा पर और -2 पाई आयोटा पर सेम वे से चले गया। दैट्स क्लियर। तो इसकी जो वैल्यू है मेरे पास है वो क्या हो गई? ई पावर ऑफ 2n पाई आयोटा में 1 की जगह पुट कर सकता हूं। अब एक्सपोन बोथ साइड अगर मैं लोगरिथम ले लूं, बोथ साइड में लोगरिथम का यूज करूं, लोगरिथम फंक्शन का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/z प्लस आयोटा इक्वल टू 2n पाई आयोटा आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? z प्लस आयोटा इक्वल टू 1/2n पाई आयोटा आ जाएगा मेरे पास। अब यहां मेरे पास क्या है? z प्लस आयोटा, मेरे को z की वैल्यूज निकालनी है। तो यहां से प्लस आयोटा है, ये जो प्लस आयोटा उस साइड जाकर माइनस आयोटा हो जाएगा। तो यहां से जो z की वैल्यूज आई वो क्या आ गई? 1/2n पाई आयोटा माइनस आयोटा आ गई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब एक बात ध्यान दीजिए, जो जीरोज आई वो ये आ गई मेरे पास। और यहां जो n है वो किस में से आ रहा है? इंटीजर्स में से आ रहा है, इंटीजर्स में से आ रहा है। दैट्स क्लियर। जब ये मेरा जो n है वो इंटीजर से आ रहा है तो मेरे पास यहाँ इनफाइनाइटली मैनी जीरोज होगी इस ऐप के पास। क्योंकि z की जो वैल्यूज आई वो इनफाइनाइट आ गई मेरे पास। कैसे आ गई? 1/2 पाई आयोटा माइनस आयोटा भी आ सकता है, 1/4 पाई आयोटा माइनस आयोटा एंड सो ऑन। इसी टाइप से हम चलते रहेंगे तो मेरे पास z की कितनी वैल्यूज आ जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आ जाएंगी। इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आ जाएंगी तो मेरे पास जो fz है उसके पास कितनी जीरोज होगी? इनफाइनाइट जीरोज होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि फाइनाइटली मैनी जीरोज होंगी, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकोरेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन पर बात करूं मैं, तो सेकंड ऑप्शन में मेरे पास क्या है? f है ए सीक्वेंस ऑफ जीरोस दैट कन्वर्ट्स टू ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ f।
अब रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एफ पे जो सीक्वेंस है जीरोज की वो कन्वर्ज कर रही है कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एफ पर। ये मेरे पास जीरोज की सीक्वेंस, ये है सीक्वेंस, जो जीरो की सीक्वेंस है वो ये है मेरे पास। अब इसकी कन्वर्जेंस से फाइंड आउट करने के लिए मेरे को इसको लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी राइट करना पड़ेगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगा इस पर, तो मेरे पास 1/2n पाई आयोटा माइनस आयोटा है मेरे पास। उस पर मैं क्या लगाऊंगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो यहां से मेरे पास जो n है वो डिनोमिनेटर में है, तो 1/2n पाई आयोटा, तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी मेरे पास, इतना तो जीरो हो गया। और ये मेरे पास से n से क्या है, n पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये मेरे पास जो लिमिट है वो यहां से क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगी, माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगी। अब माइनस आयोटा को ये देखते हैं कि यहाँ मेरे पास जो माइनस आयोटा है वो इसकी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, इसकी एसेंशियल सिंगुलरिटी है, इसकी पोल सिंगुलरिटी है। मेरे पास आयोटा पर बात रहेगी। अब आयोटा के बारे में देख ले, माइनस आयोटा पर बात रहेगी कि वो कैसी सिंगुलरिटी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मेरे पास कई तरीके हैं, 3 से 4 तरीके हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। डायरेक्ट रिजल्ट्स भी हैं। डायरेक्ट रिजल्ट की अगर मैं बात कर दूं ना, तो अगर मेरे पास जो आयोटा है, जो माइनस आयोटा है, वो यहाँ जो मेरे पास ई की पावर में गया है फंक्शन, अगर उसका पोल या एसेंशियल है, पोल या एसेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल का अगर एफ ऑफ जेड करूंगा तो वो भी मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास एसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाएगा। एसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाता है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाता है मेरे पास। अगर इससे भी आपको, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर इससे आपको समझ नहीं आता तो हमें बिल्कुल बेसिक से करेंगे। बेसिक का क्या मतलब है मेरा, कि हमें बिल्कुल उससे बाय डेफिनेशन आएंगे। बाय डेफिनेशन में मैं इनसे, अगर मेरे पास जो प्रिंसिपल पार्ट आता है इसका, अगर उस प्रिंसिपल पार्ट में मेरे पास इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, नेगेटिव, जो मेरे पास नेगेटिव टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट होंगी, तो मेरे पास ये जो फंक्शन है उसके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी। अगर मैं दोबारा आपको अच्छे से बताऊं, तो अगर मेरे पास जो लोरेंट्स एक्सपेंशन आता है उसके जो प्रिंसिपल पार्ट में, लोरेंट एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में मेरे पास अगर नेगेटिव जो, नेगेटिव वाली जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट आती हैं, तो मेरे पास जो ये माइनस आयोटा है, जो ये माइनस आयोटा है वो क्या हो जाएगा, एक एसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाएगा। अब मैं यहां से अगर ई की एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसकी पावर को ओपन करूं तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/z+आयोटा, सॉरी 1 से स्टार्टिंग होती है इसकी, 1+1/z+आयोटा, क्योंकि ये इस टाइप से होता है ना, 1+z+z² by 2 फैक्टोरियल प्लस z³ by 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन। यहाँ 1/z+आयोटा प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू z+आयोटा का स्क्वेयर एंड सोन, इसी टाइप से चलता रहेगा मेरे पास। अगर इसी टाइप से चलता रहेगा तो z+आयोटा, यहाँ मेरे पास नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव है, इसकी जो पावर है वो z+आयोटा की जो पावर है वो नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है एंड सो ऑन। जो अगली टर्म्स होंगी वो भी डिनोमिनेटर में आती चली जाएंगी, और जो मेरे पास नेगेटिव पावर्स हैं z+आयोटा की वो कितनी आ गई मेरे पास, मीन्स जो मेरा प्रिंसिपल पार्ट है उसके अंदर जो टर्म्स हैं वो कितनी आ गई, इनफाइनाइट आ गई। इनफाइनाइट आ गई तो मेरे पास जो सिंगुलरिटी है वो कितनी, कैसी सिंगुलरिटी होगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी। मीन्स ये माइनस आयो, जो जीरोज का सेट है वो माइनस आयोटा पर
कन्वर्ज कर रहा था, और माइनस आयोटा इसकी कैसी सिंगुलरिटी है, एसेंशियल सिंगुलरिटी है। सेकंड में ये कह रहा है कि जो जीरोज है वो कन्वर्ज करेगी रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एफ पर, बट वो तो एसेंशियल पर कर रही है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकोरेक्ट हो गया। सेम यहाँ से पोल पर बोल रहा है तो ये भी इनकोरेक्ट हो गया। यहाँ मेरे पास एसेंशियल पर बोल रहा है तो ये वाला जो ऑप्शन है वो मेरा कोरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन आया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो चारों के चार क्वेश्चन है वो एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमेशा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इसके रिजल्ट्स अच्छे से कर लेते हैं तो इसके जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एफ कोई भी होलोमोर्फिक फंक्शन ऑन ओपन यूनिट डिस्क डी दे रखा है मेरे पास। होलोमोर्फिक फंक्शन दिया है, ऑन द ओपन यूनिट डिस्क दिया है डी पर। ओपन यूनिट डिस्क का क्या मतलब है, वो जेड आएंगे बिलोंगिंग टू सी सच दैट मोड जेड लेस देन 1, ये दिया गया है। सपोज दैट मोड ऑफ एफ ऑफ, जो मोड ऑफ एफ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ऑन डी। डी पर जो मोड है मेरे पास एफ का वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता है। और सेकंड थिंग मेरे पास एफ ऑफ 0 इक्वल टू आयोटा दे रखा है। एफ ऑफ 0 की जो वैल्यूज है वो आयोटा के इक्वल दे रखी है। और फिर मेरे से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग से फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 1/2। एफ ऑफ 1/2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है मेरे को। क्या कोई स्टूडेंट इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहेगा, इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जल्दी से जल्दी इसको ट्राई कर लीजिए, मैं 2 से 3 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं। आप जल्दी से जल्दी इस चीज को ट्राई कीजिए और मेरे को आंसर बताइए, फिर हम इसको डिस्कशन करेंगे। अच्छे से मैं इस चीज को करवाऊंगा आपको। एक बार आप खुद ट्राई कर लीजिए, फिर मैं इस चीज को करवाऊंगा आपको, और अच्छे से करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अगर इस टाइप का कोई इन फ्यूचर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, इस तरह से मैं करवा दूंगा। लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करना जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, चलिए जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं इस चीज का। जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट कर दीजिए नीतीश कुमार, अगर आप आपका ये क्वेश्चन हो गया है तो एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, फिर इसका डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या है, एफ होलोमोर्फिक फंक्शन दिया गया है ऑन द ओपन यूनिट डिस्क डी। मेरे पास एफ होलोमोर्फिक फंक्शन दिया गया है ऑन द ओपन यूनिट डिस्क डी। उसके बाद जो मोड ऑफ एफ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एफ का जो मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ऑन डी पर, पूरे के पूरे डोमेन पर। उसके बाद मेरे पास एफ ऑफ 0 इक्वल टू आयोटा भी दे दिया, एफ ऑफ 0 इक्वल टू आयोटा दे दिया। 0 मेरे पास यहाँ का एक इंटीरियर पॉइंट है डोमेन का। सेकंड थिंग है, अगर मैं इस चीज का मोड करूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आता है, एफ ऑफ 0 का अगर मैं मोड करता हूं तो मेरे पास आयोटा का मोड हो जाएगा, और आयोटा का मोड मेरे पास किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहां से मेरे को थोड़ा सा आइडिया आ रहा है।
कि जो मेरे पास वैल्यू है ना, जो मीन्स आयोटा, जो मेरा ये वैल्यू दे रखी है, जो मेरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि जो एफ का मोड है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ऑन डी पर। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और आयोटा का जो मोड है वो 1 के बराबर होता है। तो इससे जो छोटा अगर मैं किसी का भी मोड लेता हूं, आयोटा से छोटी किसी भी वैल्यू का मोड लेता हूं, तो उसका जो मोड है, सॉरी, अगर मैं किसी का भी मोड लेस देन 1 लेता हूं तो वो मेरे जो डोमेन है उसमें नहीं आता। दैट्स क्लियर, क्योंकि उसका जो डोमेन है वो ग्रेटर देन, जो मेरे रेंज है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर रहती है। तो मेरा जो, अगर कोई भी पॉइंट डी का ऐसी वैल्यू रखता है जिसमें मेरे पास, अगर ऐसी वैल्यू रखता है जिसमें मेरे पास जो फंक्शन की जो इमेज है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 रहती है, तो मेरे पास वो जो पॉइंट है वो डोमेन में नहीं होगा। दैट्स क्लियर। मीन्स यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरे पास ये वैल्यू है ये मेरी एफ की मिनिमम वैल्यू है, और यहां से मैं अब मिनिमम मॉडुलस थ्योरम का अगर मैं यूज करूं, मिनिमम मॉडुलस थ्योरम क्या कहती है, मेरे पास जो एफ है वो क्या होना चाहिए, ओलोमोर्फिक होना चाहिए डोमेन में। यहां मेरे पास है जो एफ है वो लोमोर्फिक है डोमेन के अंदर। सेकंड थिंग क्या कहती है, एफ मेरा नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहां मेरे पास जो एफ की वैल्यू दे रखी है, एफ के जो पॉइंट है उसकी जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है। थर्ड वो क्या कहता है, अगर ऐसा होता है तो मेरे पास जो मोड ऑफ एफ ऑफ जेड है वो उसकी जो वैल्यू है, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो बाउंड्री पर होगी। वो कहां होगी, बाउंड्री पर होगी। लेकिन अगर जो ये वैल्यू है ना वो मेरे फंक्शन के अंदर हो जाती है, सॉरी, जो मेरा बाउंड्री है बाउंड्री के अंदर हो जाती है, तो जो मेरा फंक्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है। ये कहता है फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये जो वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरी उस जो डोमेन है, डोमेन की बाउंड्री पॉइंट के अंदर आ गई, मीन से डोमेन के इंटीरियर पोर्शन में अगर मेरे पास मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करगी ना, तो जो फंक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये कहता है मेरे पास मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल या मिनिमम मॉडुलस थ्योरम। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये होता है मेरे पास। अब एक बात देखिए, सबसे पहले मैं मैच करता हूं यहां, एफ मेरे पास होलोमोर्फिक दिया गया है, हाँ होलोमोर्फिक है पूरे डोमेन पर। सेकंड थिंग, एफ मेरा नॉन जीरो है। एफ की जो, अगर मैं मोड कर रहा हूं तो उसका जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर मैं जीरो का मॉडुलस करता हूं तो वो मेरे पास जीरो के बराबर आता है, और जीरो मेरे पास 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो मेरे पास जो एफ की वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं आ सकती। मीन्स एफ क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। मेरे पास एफ की जो इमेज है वो ऑलवेज ग्रेटर देन, उसका जो मॉडुलस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। दैट्स क्लियर। थर्ड थिंग मेरे को चेक करनी है कि जो उसका अगर मिनिमम वैल्यू है वो बाउंड्री पर लाई कर रही है या इंटीरियर लाई कर रही है। यहां मेरे पास एफ ऑफ जीरो जो है वो आयोटा के बराबर है, और जब मैं इसका मॉडुलस करता हूं तो वो मेरे पास 1 के बराबर आ जाता है। जो मॉडुलस है उसका, एफ ऑफ जीरो का जो मॉडुलस है वो मेरे पास 1 के बराबर आ जाता है। और जिस भी पॉइंट का मेरे पास मॉडुलस 1 के बराबर आएगा ना, वो क्या होगा, वो मेरे पास मिनिमम वैल्यू हो जाएगी उसकी।
तो यहां से मेरे पास, और जीरो मेरे पास क्या है कि इंटीरियर पॉइंट है। अगर इंटीरियर पॉइंट पर मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मेरी सारी हाइपोथेसिस सेटिस्फाइड हो गई। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरे पास एफ है ना, वो क्या है कि कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन है तो उसकी जो हर पॉइंट पर जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। यहां मेरे पास एफ ऑफ जीरो पर क्या आया है, आयोटा आ चुका है। एफ ऑफ जीरो पर आयोटा आ लिया मेरे पास। तो मेरे पास एफ ऑफ वन बाई टू पर भी क्या वैल्यू होगी, आयोटा होगी। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। एफ ऑफ वन बाई टू पर भी मेरे पास क्या होगी, आयोटा वैल्यू होगी, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। और जो इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं एफ ऑफ वन बाई टू पर, एफ ऑफ वन बाई टू पर, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आयोटा है। बाकी जो वैल्यूज है वो इसकी पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। तो यहां से मेरे पास ये ऑप्शन इनकोरेक्ट हो गया, ये कोरेक्ट हो गया, ये इनकोरेक्ट हो गया और ये इनकोरेक्ट हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास फंक्शन जो है कांस्टेंट आया, और कांस्टेंट फंक्शन की जो वैल्यू है जो मेरे पास गिवन पॉइंट पर वैल्यू दे रखी है उसी के बराबर होती है। अदरवाइज किसी दूसरे पॉइंट के बराबर, किसी दूसरे एलिमेंट के बराबर, किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर नहीं हो सकती। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो मेरा किस पर था, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल पर था। मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल पर ये जो क्वेश्चन था वो था मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट रहता है, किसी को कोई कंफ्यूजन रहता है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन था, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डी मेरे पास कोई भी डोमेन दिया गया है, ओपन यूनिट डिस्क दे दिया। एफ डी से डी मेरे पास एक होलोमोर्फिक फंक्शन दे दिया। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो दे दिया, एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ वन बाई टू। पॉसिबल वैल्यूज पूछ लिया एफ ऑफ वन बाई टू पर फिर से, जहां मेरे पास एफ जीरो इक्वल टू जीरो दे रखा है, एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो दे रखा है, और फर्स्ट मेरे पास जो डोमेन है वो ओपन यूनिट डिस्क दे रखा है। क्या कोई स्टूडेंट इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा? जल्दी से जल्दी एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि जो इसका आंसर है वो किसके इक्वल होगा। इसकी जो एफ ऑफ वन बाई टू की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती हैं। वन बाई फोर के इक्वल हो सकता है, माइनस वन बाई फोर के इक्वल हो सकता है, वन बाई थ्री के इक्वल हो सकता है, या माइनस वन बाई थ्री के इक्वल हो सकता है। जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी है वो वन बाई टू की, वो क्या क्या आ सकती हैं। एक बार जल्दी से जल्दी ट्राई कर लीजिए, फिर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से जल्दी ट्राई करके कमेंट कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है। देखिए जब भी मेरे पास ओपन यूनिट डिस्क टू ओपन यूनिट डिस्क फंक्शन होता है ना, और मेरे पास जो वैल्यूज है उनके बारे में पता करना है, एफ ऑफ जीरो जीरो गिवन है, जब भी ऐसा होता है तो ये मोस्ट प्रोबेबल सचवार्ट्स लेमा का क्वेश्चन होता है। अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऐसा आता है तो इसका क्वेश्चन होता है सचवार्ट्स लेमा। कहीं ना कहीं सचवार्ट्स का जरूर मेरे को नाम सुनाई देगा। हो सकता है वो सचवार्ट्स पिक लेमा हो या सचवार्ट्स लेमा का जनरल फॉर्म हो। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। हो सकता है सचवार्ट्स पिक लेमा हो
हो सकता है मेरे पास ये सचवाट जनरल, जो सचवाट स्लेमा है उसका जनरल फॉर्म हो। एक बात देखते हैं, मेरे पास अगर मैं सचवाट जनरल फॉर्म में, जनरल जो वर्जन है मेरे पास सचवाट स्लेमा का, वो अगर आपको उसकी डेफिनेशन बताऊं तो वो क्या है मेरे पास। सबसे पहले तो मेरे पास जो एफ है वो एनालिटिक होना चाहिए। एफ इज एनालिटिक इन मोड जेड माइनस ए लेस देन आर, मीन्स जो मेरा डोमेन दिया गया है उसमें जो एफ है वो एनालिटिक होना चाहिए। सेकंड, अगर आपके पास nth ऑर्डर की जीरोज मिलती है, अगर n के पास nth ऑर्डर की जीरो मिलती है, nth ऑर्डर की जीरो मिलती है, और जो फंक्शन है मेरे पास उसकी जो रेंज है वो m से लेस देन इक्वल टू आती है इन, जो मेरा मोड जेड माइनस ए लेस देन आर है, देन मेरे पास जो कंक्लूजन आएगा वो क्या क्या आ जाएगा। दो कंक्लूजन आएंगे यहां से। क्या क्या आएंगे? जो मोड ऑफ एफ ऑफ जेड है, फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास वो आएगा मोड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एम मोड ऑफ जेड माइनस ए पावर ऑफ एन डिवाइड बाई आर पावर ऑफ एन फॉर ऑल जेड इन फॉर ऑल जेड इन मोड जेड माइनस ए लेस देन आर। सेकंड जो कंक्लूजन आएगा यहां से वो क्या आ जाएगा मेरे पास है, मोड ऑफ एफ nth डेरिवेटिव एट ए लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ए मेरा जो सेंटर है उसका जो सेंटर पर nth डेरिवेटिव का मोड जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एम इंटू में n फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर पावर ऑफ n आएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां मेरे को एफ ऑफ जेड के सिर्फ और एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरा जो सेकंड कंक्लूजन है उसके बारे में तो मेरे को देखना ही नहीं है, वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन के बारे में देखना है। एक बार मैच कर लेते हैं क्या हमारी जो गिवन हाइपोथेसिस है वो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ मेरे पास जो डोमेन है वो ओपन यूनिट डिस्क दे रखा है। सेकंड थिंग, यहाँ भी मेरे पास क्या होता है, ओपन यूनिट ओपन डिस्क होती है एक, दैट्स क्लियर। मोड जेड माइनस ए लेस देन आर, ये मेरे पास एक ओपन डिस्क है, तो वही मेरे पास एक ओपन डिस्क जरूर दे रखी है भाई, ओपन यूनिट डिस्क दे दी उसने। उसके बाद जो एफ है मेरे पास वो क्या है, मेरे पास ओलोमोर्फिक फंक्शन दे दिया, मींस एफ एनालिटिक हो गया मेरे डोमेन पर। ओपन जो डिस्क थी मेरी उस पर क्या हो गई, एफ एनालिटिक हो गया। अब थर्ड थिंग क्या दे रखी है मेरे पास, एफ के पास nth ऑर्डर की जीरो होनी चाहिए। यहां मेरे पास कितने ऑर्डर की जीरो है एग्जैक्टली वो तो मैं नहीं बता सकता यहाँ कितने ऑर्डर की जीरो है, क्योंकि मेरे पास एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो भी दे रखा है, वो डैश जीरो इक्वल टू जीरो भी दे रखा है, एफ जीरो इक्वल टू जीरो भी दे दिया मेरे को, और एफ डैश जीरो भी मेरे को जीरो दे दिया। दोनों ये चीजें जीरो के बराबर दे दी मेरे को, तो मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं बोल सकता कि एफ ऑफ जीरो कितने ऑर्डर की, क्योंकि मेरे पास जिस डेरिवेटिव पर जाकर अगर मैं एफ डबल डैश से जीरो की बात करूं तो हो सकता है वो जीरो के बराबर हो सकता है वो जीरो के बराबर हो सकता है वो नॉन जीरो के बराबर हो, ये कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहां से, दैट्स क्लियर। अब एक बात देखिए, यहां से मेरे को इतना तो कंफर्म है कि जो मेरी जीरो का ऑर्डर है वो दो हो सकता है, दो या दो से ज्यादा होगा, कम से कम दो पक्का होगा मेरे पास। जो जीरोज का ऑर्डर है मेरे पास वो कम से कम दो होगा मेरे पास, यहाँ कम से कम एटलीस्ट टू तो पक्का होगा मेरे पास, दैट्स क्लियर। अब मेरे पास जो ऑर्डर आया वो कम से कम दो आ गया,
और जो एफ जेड का मोड है वो लेस देन इक्वल टू एम, यहाँ जो एम है वो क्या आ जाएगा, जो कोडोमेन है मेरा 1 दे रखा है, तो जो एफ ऑफ जेड का मोड है वो भी बल्कि स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आ जाएगा, क्योंकि डी मेरे पास एक ओपन यूनिट डिस्क है। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास है जो एफ जेड का मोड है वो किससे लेस है, 1 से लेस है, तो एम तो आ गया मेरे पास यहाँ 1। मेरे पास सबसे पहले तो ये देखिए जो गिवन हाइपोथेसिस है वो सारी सेटिस्फाई हो गई। एफ एनालिटिक हो गया, ओपन यूनिट डिस्क हो गया, nth ऑर्डर की जीरो हो गई, उसके बाद जो मेरा फंक्शन की रेंज है वो बाउंडेड हो गई। तो मैं यहाँ से एक चीज तो बोल सकता हूँ, मेरे पास जो सचवाइट्स जर्नल फॉर्म थी सचवाइट्स लेमा की, जर्नल वर्जन था सचवाइट्स लेमा का, वो क्या हो गया, उसकी जो हाइपोथेसिस है वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही है, सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ उसके जो कंक्लूजन है वो भी सेटिस्फाई होंगे। मीन से जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो मोड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एम है, मोड ऑफ ए जेड माइनस ए पावर ऑफ एन डिवाइड बाई आर पावर ऑफ एन के बराबर आएगा। देखिए अब यहां से मेरे पास है जो आर की वैल्यू है वो किसके बराबर है, ओपन यूनिट इसका है, तो आर जो मेरे पास है रेडियस है वो 1 के बराबर होगी यहां से। दैट्स क्लियर। सेकंड थिंग मेरे पास क्या है, जो जीरोज का ऑर्डर है वो एटलीस्ट क्या है मेरे पास, एटलीस्ट 2 है, 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है। दैट्स क्लियर। सेकंड थिंग, अगर मैं मोड ऑफ एफ ऑफ जेड की बात करूं तो वो किससे लेस है, मीन से एम का जो एम की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 के बराबर है। तो अब मैं अगर इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, जो जिस भी मैं पॉइंट पर है उसके मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो वो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। देखिए अगर मैं वो 1/2 का मोड निकालना चाहता हूं तो वो क्या आएगा मेरे पास, एफ ऑफ 1/2 का मोड निकालना है मेरे को, किससे लेस देन इक्वल टू होगा, एम मेरे पास 1 है, मोड ऑफ जेड माइनस ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास क्या है जो सर्कल है, जो मीन से सेंटर है वो क्या है 0 के बराबर है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड उसका फिर स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास यहाँ एटलीस्ट 2 ऑर्डर की जीरो है, 2 से ज्यादा के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो मेरे पास इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और आर की पावर एन मीन्स जो एन है उसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, एटलीस्ट 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मैं 2 ही लेकर अगर मैं चल पड़ता हूं तब, क्योंकि मेरे को 2 से ज्यादा के बारे में नहीं पता, हो सकता है 2 से ज्यादा भी उसकी जीरोज हो, लेकिन 2 तो पक्का है, जो कंफर्म है मैं वही लेकर चलूंगा। दैट्स क्लियर। आगे की पॉसिबिलिटी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ आर की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 की पावर एन, 1 की पावर 2, तो मेरे पास जो एफ ऑफ 1/2 का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, जेड की जगह मैंने 1/2 पुट कर दिया, मॉडुलस ऑफ 1/2 का स्क्वायर से लेस होगी, मीन से यहां से मेरे पास क्या आ गया, अब ये सचवाइट्स लेमा के जो जनरल फॉर्म थी सचवाइट्स लेमा की उसको मैंने साफ कर दिया, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू देकर गया है सचवाइट्स जनरल फॉर्म जो है मेरे पास सचवाइट्स लेमा की, वो ये बता गया कि इससे लेस देन इक्वल टू होगा। अब इसका मोड निकाल फाइंड आउट कर लेते हैं, मोड ऑफ एफ ऑफ 1/2 लेस देन इक्वल टू, यहां से 1/4 आ जाएगा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ जो एफ ऑफ 1/2 है उसके अगर कोई भी पॉइंट होगा उसकी जो वैल्यूज होगी वो किससे लेस देन इक्वल टू होगी, 1/4 से लेस देन इक्वल टू होगी, ज्यादा से ज्यादा उसकी जो वैल्यूज है वो 1/4 हो सकती है, एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू। दैट्स क्लियर। और यहां से अब ऑप्शंस पर आते हैं, अगर मैं 1/3 का मोड और -1/3 का मोड निकालता हूं तो वो मेरे पास 1/3 के बराबर आता है, और 1/3 मेरे पास ग्रेटर देन होता 1/4 से, और लेकिन ये कह रहा है कि वो वैल्यूज पॉसिबल है जिसका जो मोड है वो मेरे पास लेस देन इक्वल टू 1/4 है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो दोनों ऑप्शन है वो इनकोरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो मोड है उसकी जो वैल्यूज है मेरे पास
वो क्या है, उनका मोड निकाल रहा हूं तो वो 1/4 से ज्यादा जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो ये वैल्यू कभी भी मेरे पास से एफ ऑफ 1/2 की नहीं हो सकती। लेकिन एफ ऑफ 1/4 और सॉरी 1/4 का मोड और -1/4 का मोड 1/4 आएगा, और एफ ऑफ 1/2 की जो पॉसिबिलिटीज है वो 1/4 से लेस देन इक्वल टू हो सकती है। तो हो सकता है उसका जो मॉडुलस है 1/4 हो जाए। तो यहाँ से जो पॉसिबल वैल्यूज है एफ ऑफ 1/2 की, वो 1/4 भी हो सकती है और -1/4 भी हो सकती है। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड है। और ये जो क्वेश्चन है मेरा किस पर बेस्ड था, सच वार्ड जर्नल वर्जन ऑफ सच वार्ड स्लेमा। तो अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अच्छा एक बात और, अब आप ये पूछेंगे कि सर हम एग्जाम में बैठे हम किस तरह से इस चीज को फाइंड आउट करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस रिजल्ट पर बेस्ड है। उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आपको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल की। चलिए, अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर फॉर ए रियल नंबर r ग्रेटर देन 1, let z of theta equal to r e power of alpha theta, theta greater than equal to 0, less strictly less than 2 pi, thus that theta belonging to close to 0 comma 2 pi open such that mode of z theta power of n plus 1 equal to mode of z theta power of n minus 1 contains which of the following sets। मेरे पास क्या दे रखा है, पहले इस पर बात करते हैं। मेरे पास एक जेड थीटा दिया गया है, वो इस टाइप से आर ई पावर ऑफ आल्फा थीटा होता है मेरे पास। नेक्स्ट ये मेरे पास जेड थीटा दे दिया, उसके बाद मेरे पास क्या दे दिया, एक सेट दे दिया। और ये पूछ रहा है जो ये सेट दिया गया है वो जो सेट है वो मेरा इन दिए गए नीचे वाले सेट्स में किस में कंटेन करता है, किसके बारे में बोल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं किस में कंटेन करता है। सबसे पहले तो मेरा जो सेट है उसको हमें बनाना पड़ेगा, उसको सोल्व आउट करेंगे, मीन्स उसके अंदर वो थीटा जाएंगे क्लोज 0,2 पाई के अंदर से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले तो हमें इस कंडीशन को फाइंड आउट करना है, ये कंडीशन क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए हमें। तो एक बार देखते हैं इस कंडीशन को सोल्व आउट किस तरह से करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। यहां मेरे पास क्या दे रखा है, जेड ऑफ थीटा क्या गिवन है मेरे पास, आर ई पावर ऑफ आयोटा थीटा गिवन है, जहां मेरे पास जो थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2 पाई है, ये है मेरे पास। अब एक काम कीजिए, जेड थीटा को इसमें पुट कर दीजिए, तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा। अच्छा, यहीं से अगर मैं ई पावर ऑफ आल्फा थीटा को पुट करूं तो वो क्या आता है मेरे पास, आर एज इट इज कॉमन, और कोस थीटा प्लस आल्फा साइन थीटा, ये बनता है मेरे पास। दैट्स क्लियर, क्लियर है सबको। अब क्या करता हूं मैं, सबसे पहले ये फॉर्म बनाता हूं और उसके बाद ये फॉर्म बना लेता हूं। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पर काम करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जेड थीटा उसकी पावर एन करना है मेरे को प्लस में 1 और उसका मॉडुलस लेना है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ही काम करूंगा, उसके बाद मैं राइट हैंड साइड पर आऊंगा। दैट्स क्लियर। तो ये है मेरे पास, एक काम कीजिए, जेड थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा और उसकी पावर एन आ जाएगा मेरे पास।
प्लस में 1 और फिर मॉडुलस। एक बात देखिए, यहां मेरे पास अगर मैं इस r को कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या आता है, r की पावर n और इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और उसकी पावर n प्लस में 1 उसका मॉडुलस। ये चीज आ गई। अब कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वो मेरे पास ई पावर ऑफ आयोटा थीटा होता है, और अगर मैं उसकी पावर एन कर रहा हूं तो वहां मेरे पास एन आ जाता है, तो ये मेरे पास कोस एन थीटा प्लस साइन प्लस आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा। या फिर मैं ये कह सकता हूँ डी मूवियर्स थ्योरम से मैं इस पावर को एंगल में लगा सकता हूँ। डी मूवियर्स थ्योरम से मैं इस पावर को एंगल में लगा सकता हूँ, तो उसका यूज करके यहां से क्या बन जाएगा मेरे पास, मॉडुलस ऑफ आर पावर ऑफ एन कोस एन थीटा प्लस में आर पावर ऑफ एन साइन एन थीटा और प्लस में 1 उसका मॉडुलस। यहां सॉरी आयोटा और रह गया, यहां आयोटा आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास। अब दैट्स क्लियर। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, उसका मॉडुलस ये मॉडुलस और फाइंड आउट कर दूं मैं, तो मेरे पास है। और फिर मैं लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड है उसको देखूंगा। एक बार लेफ्ट हैंड साइड को इतना ही करके छोड़ देते हैं, फिर मॉडुलस में बाद में फाइंड आउट करूंगा। एक बार राइट हैंड साइड को और देख लेते हैं। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, जेड थीटा उसकी मॉडुलस की पावर n माइनस 1। अगर मैं यहां से जेड थीटा का मॉडुलस करता हूं तो वो मेरे पास क्या आता है, आर ई पावर ऑफ आयोटा थीटा उसका अगर मैं मॉडुलस करूं और उसकी पावर n करूं माइनस 1 करूं, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, आर पावर ऑफ n माइनस 1, क्योंकि यहां से ई पावर ऑफ आयोटा थीटा का जो मॉडुलस है वो मेरे पास 1 के बराबर हो जाता है, और 1 का की पावर अगर मैं n कर रहा हूं तो वो 1 के दोबारा से 1 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आर पावर ऑफ n माइनस 1, ये मेरी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई। अब दोनों को इक्वल पुट कीजिए, तो मैं यहां थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, यहां कर देता हूं। यहां अगर जगह बनाकर मैं करता हूं, मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो है मॉडुलस आर पावर ऑफ n कोस एन थीटा प्लस आयोटा, मैं प्लस 1 को आगे ले आता हूं, यहां से प्लस 1 प्लस आयोटा आर पावर ऑफ n साइन एन थीटा उसका मॉडुलस इक्वल टू, यहां से मेरे पास क्या आया है, आर पावर ऑफ n माइनस 1 आया है, तो पुट कर दीजिए आर पावर ऑफ n माइनस 1। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को मेरे को क्या करना है, सोल्व आउट करना है, और वहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को, किसके इक्वल आएगी। तो एक बार सोल्व आउट कर लीजिए। मॉडुलस लेना है, मॉडुलस स्क्वायर रूट में जाता है, तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं तो मेरा जो मॉडुलस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो मॉडुलस है वो कैंसिल, सॉरी जो मेरे पास स्क्वायर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो मॉडुलस है वो स्क्वायर रूट होता है, और स्क्वायर रूट में जो मेरा रियल पार्ट है, जैसे आर पावर ऑफ n कोस एन थीटा प्लस 1, ये मेरा रियल पार्ट है, इसका स्क्वायर प्लस में जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास है ये आता है इक्वल टू आर पावर ऑफ n माइनस 1। अब इस साइड स्क्वायर रूट है, उस साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, या फिर एक काम कर लीजिए बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पर स्क्वायर लग जाएगा। मीन्स मेरे पास अगर अब मैं इसको सोल्व आउट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर पावर ऑफ n, यहाँ स्क्वायर और ओपन कर लीजिए, तो यहां से आर पावर ऑफ 2n आ जाएगा मेरे पास से, कोस स्क्वायर एन थीटा आ जाएगा। दैट्स क्लियर। यहां से फिर मेरे पास क्या आएगा, प्लस में 1 और प्लस में 2 इंटू आर पावर ऑफ n कोस एन थीटा, ये स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने डायरेक्ट, तो उसकी जगह ये आ गया फिर आर पावर ऑफ n कोस एन थीटा प्लस 1 था, उसका स्क्वायर था, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया मैंने यहाँ। दैट्स क्लियर माई पॉइंट।
तो यहां से मेरे पास प्लस में ये आर पावर ऑफ एन साइन एन थीटा उसका स्क्वायर है, तो यहां से मैं क्या आ गया आर पावर ऑफ 2n साइन स्क्वायर एन थीटा ये है। और अगर मैं उस साइड जो मेरी राइट हैंड साइड है उसके ऊपर से स्क्वायर ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आर पावर ऑफ 2n प्लस 1 माइनस 2r पावर ऑफ n ये आ जाएगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब एक काम कीजिए, यहां से देखिए यहां मेरे पास क्या है आर पावर ऑफ 2n कोस स्क्वायर एन थीटा, यहां मेरे पास क्या है आर पावर ऑफ 2n साइन स्क्वायर एन थीटा। अगर मैं दोनों से आर पावर ऑफ 2n को कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर एन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा। और ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है मेरे पास। और बाकी का देखिए यहाँ प्लस का 1 है यहाँ प्लस का 1 है तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां फिर मेरे पास क्या बच जाएगा आर पावर ऑफ 2n, यहां से मेरे पास 2 पावर ऑफ आर एन 2 पावर ऑफ आर एन कोस एन थीटा ये तो इस साइड बचा। और इस साइड मेरे पास क्या बचा आर पावर ऑफ 2n माइनस में 2r पावर ऑफ n ये बच रहे। ये 1 हो गया मेरा, ये 1 हो गया तो यहां मेरे पास r पावर ऑफ 2n आ गया। r पावर ऑफ 2n इधर भी है तो r पावर ऑफ 2n से r पावर ऑफ 2n कैंसिल आउट हो गए 0 आ जाएगा मेरे पास। दैट्स क्लियर। तो यहां से जो वैल्यू बच के आएगी इसके और इसके बराबर आ गई, मीन्स मेरे पास क्या आया 2r पावर ऑफ n कोस n थीटा इक्वल टू माइनस 2r पावर ऑफ n। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड में तो 2 से 2 कैंसिल आउट, सेम r पावर ऑफ n से r पावर ऑफ n कैंसिल आउट। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास कोस n थीटा इक्वल टू माइनस 1 आ गया, इक्वल टू माइनस 1 आ गया। मीन्स जो मेरा ये सेट है उसमें वो थीटा जाएंगे जहां मेरे पास कोस n थीटा इक्वल टू माइनस 1 होगा, कोस n थीटा इक्वल टू माइनस 1 होगा। तो मीन्स मेरे सेट किसके अंदर कंटेन होगा, मेरा जो सेट है वो किसके अंदर कंटेन हो जाएगा उसके अंदर कंटेन हो जाएगा जहां मेरे पास कोस एन थीटा इक्वल टू माइनस 1 होगा, कोस एन थीटा इक्वल टू माइनस 1 होगा। तो मेरे पास यहां से जो थर्ड ऑप्शन है वो तो करेक्ट हो जाएगा और बाकी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर हुआ सबको? एक बार कमेंट करके जल्दी से जल्दी बता दीजिए, फिर हम आज के सेशन का एंड करेंगे। अगर आज के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अगर इनमें किसी को कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, फिर हम आज के सेशन का एंड करेंगे। आज के सेशन का हम एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। चलिए ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, साथ के साथ चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।